बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिट 1 उसकी एक्सरसाइज देखते हैं आज। और सबसे पहले एक्सरसाइज में ये रीड एंड प्रैक्टिस द डायलॉग बिलो। ठीक है, यानी हमने ये रीडिंग करनी है और इसको प्रैक्टिस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, यानी स्पीकिंग स्किल है एक तरह से, ओरल कम्युनिकेशन स्किल में। अच्छा, दाऊद, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, वालेकुम अस्सलाम, माई शॉपिंग बैग डोर ओपन ऑन द रोड साइड, कुड यू प्लीज़। वालेकुम सलाम, मेरा शॉपिंग बैग सड़क के ऊपर फट गया है, सड़क पर फट गया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। दाऊद, डोंट वरी सर, परेशान ना हो जनाब, आई विल ब्रिंग अ न्यू बैग, मैं एक नया बैग लाऊंगा, इन अ फ्यू मिनट्स, चंद मिनटों में, एंड पुट ऑल दीज फ्रूट इन इट, और सारे फ्रूट सारे फल इसमें रखूँगा। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, थैंक यू, शुक्रिया, सन, बेटे, व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है। दाऊद, माई नेम इज़ दाऊद। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, वट कैन आई डू फॉर यू सन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बेटे। दाऊद, ओह नथिंग सर, कुछ नहीं जनाब, आई लाइक टू हेल्प अदर्स, मैं दूसरों की मदद करना पसंद करता हूँ, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, हु हेल्प अदर्स, क्योंकि अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। ओ नहीं जनाब, नहीं जनाब, मैं दूसरों की मदद करना पसंद करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, यू आर राइट, आप सही हो या आप सही कहते हो। दाऊद, दाऊद, आई एम गेटिंग लेट फॉर माई वर्क, मैं काम के लिए मुझे काम के लिए देर हो रही है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी सर, मेहरबानी करके मैं माज़रत चाहता हूँ जनाब। ऑल योर फ्रूट्स और आर इन दिस बैग, सारे फल इस बैग में हैं। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, थैंक यू, शुक्रिया, एंड अल्लाह हाफिज़, और अल्लाह हाफिज़। दाऊद, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, तो ये जो डायलॉग्स हैं, ये जो दाऊद और ओल्ड मैन के डायलॉग्स हैं, ये आपने याद करना है और प्रैक्टिस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग के साथ। ठीक है, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है रीडिंग कम्प्रीहेंशन से मुतालिक। रीडिंग कम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कि रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कि कितना आप जो आपने टेक्स्ट को रीड किया है उसके बारे में आप कितना जान पाए हैं। तो उसी में से रीडिंग कॉन्टेक्स्ट में से जो है वो लिए गए हैं, ये वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं इनके। रीड द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स एंड यूज़ दैम इन योर ओन सेंटेंसेस। ठीक है, यानी इन वर्ड्स के मीनिंग्स रीड करने हैं और फिर अपने सेंटेंसेस में इन्हें यूज़ करना है। यहाँ पे है वर्ड्स हैं रिलायबिलिटी यानी कंसिस्टेंसी यानी काबिल भरोसा, मुश्किल मिजाज, और समन्ड बुलाया, तलब किया, कॉल्ड। अच्छा, क्लॉक चुगा यानी शॉल को बोलते हैं, शॉल। स्टंच फर्मेस्ट यानी कटर, बहुत सख्त, शदीद। ठीक है, तो इनके सेंटेंसेस देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Yes, these are sentences, and here's the first word is reliability. Reliability यानी काबिल भरोसा, एतमाद। कंसिस्टेंसी यानी मुश्किल मिजाजी, भरोसा, काबिल एतबार। ठीक है, तो इसका सेंटेंस होगा एवरीवन लाइक हिम बिकॉज ऑफ हिज रिलायबिलिटी। हर कोई उसके भरोसे की वजह से उसको पसंद करता है, उसके एतमाद की वजह से उसको पसंद करता है। एवरीवन लाइक हिम बिकॉज ऑफ हिज रिलायबिलिटी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, वर्ड है समन्ड। समन्ड मीन बुलाना, तलब करना, कॉल्ड।
और इसका सेंटेंस है द टीचर समन्ड द स्टूडेंट्स हु वर एब्सेंट यस्टरडे, यानी टीचर ने उन तलबा को बुलाया जो कल गैर हाजिर थे। द टीचर समन्ड द स्टूडेंट्स हु वर एब्सेंट यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट है क्लॉक। क्लॉक मीन चुगा, शॉल, शॉल को बोलते हैं। अच्छा, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल क्लॉक, यानी उसके पास एक खूबसूरत शॉल है। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल क्लॉक। ओके, नेक्स्ट वर्ड है स्टांच। स्टांच मीन कटर, सख्त, शदीद, यानी फर्मेस्ट, शदीद। ठीक है, तो इसका सेंटेंस है पीपल ऑफ ताइफ वर स्टंच एनिमी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ताइफ के लोग हज़रत वसल्लम के कट्टर दुश्मन थे, सख्त दुश्मन थे। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। पीपल ऑफ ताइफ वर स्टंच एनिमी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो ये हमारे सेंटेंसेस हो गए। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है एक्सरसाइज में। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है विच ट्राइब डिड हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है सबसे पहले यानी आंसर करने से पहले आप उसके कीवर्ड्स देखें और उनको अंडरलाइन कर लें। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें और उसकी जो वर्ब है टेंस वर्ब है उसको आप यानी उसको अंडरलाइन कर लेंगे। आपको पता हो कि किस टेंस में क्वेश्चन किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लें और कीवर्ड्स अंडरलाइन करते हुए आप ये जहन में रखा करें कि प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स को अंडरलाइन नहीं करेंगे और बाकी जो कीवर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन करेंगे। जैसे है विच ट्राइब, ठीक है, यानी क्वेश्चन वर्ड्स के साथ इनको अंडरलाइन करेंगे। विच ट्राइब यानी कौन सा कबीला। डिड यानी आपको पता हो कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है तो आपको आंसर भी पास्ट टेंस में ही करना है। ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू। ठीक है, तो इसका यानी हज़रत वसल्लम किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है व्हाट डिड मायसर रिपोर्ट अबाउट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ठीक है, यानी व्हाट डिड मायसर। अच्छा, ये यहाँ पे व्हाट डिड को अंडरलाइन करेंगे, कीवर्ड्स हैं ये, और मायसरा, रिपोर्ट और हज़रत मोहम्मद, हज़रत खदीजा। ठीक है, यानी ये हमारे पास कीवर्ड्स आ गए और दूसरा इसको हम आंसर करेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सेंड अ मैरिज प्रपोजल टू हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हज़रत यहाँ पे इसको अंडरलाइन करेंगे, व्हाई डिड को अंडरलाइन करेंगे, हज़रत खदीजा सेंड मैरिज प्रपोजल हज़रत मोहम्मद। ठीक है, हमारे पास ये कीवर्ड्स आ गए तो हमें ये पता चल गया कि हम ये जो किस बात के बारे में पूछा गया है कि दूसरा हज़रत खदीजा ने हज़रत वसल्लम को मैरिज प्रपोजल क्यों भेजा था, यानी शादी का पैगाम क्यों भेजा था। ठीक है, तो ये इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड अबू सुफियान टेस्टिफाई अबाउट हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व्हाट डिड हमारे पास कीवर्ड है अबू सुफियान, टेस्टिफाई, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, यानी व्हाट डिड अबू सुफियान टेस्टिफाई अबाउट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लम के बारे में क्या गवाही दी थी, टेस्टिफाई गवाही दी थी। ठीक है, तो इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब एनी वन इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विच शोज़ हिज सनी ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। ठीक है, यानी डिस्क्राइब यानी इसको हम कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे
इंसिडेंट, लाइफ हज़रत मोहम्मद, और करेंगे शोज़, सेनी ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। ठीक है, तो ये हमारे कीवर्ड्स हो गए। और इसको यानी हमसे ये पूछा जा रहा है कि हज़रत वसल्लम की ज़िंदगी का कोई वाक़या बयान करें जिसमें उन्होंने इंसाफ का मुजाहरा किया हो या इंसाफ दिखाया हो। ठीक है, तो ये इसका हम आंसर करते हैं। तो सबसे पहले आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया और आपको हेल्पिंग पता चल गई कि ये पास्ट टेंस में पूछे गए हैं, तो हमें आंसर भी पास्ट टेंस में ही, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम इसका आंसर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, here are question answers, and the first question is, which tribe did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam belong to? यानी हज़रत वसल्लम किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे? To answer this question is, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम belong to Quraysh tribe। ठीक है, यानी which tribe did, तो ये पास्ट टेंस में पूछा गया तो हम आंसर भी पास्ट टेंस में ही देंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू, ठीक है, यानी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, बिलोंग टू द क्रिश ट्राइब, यानी क्रिश के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत वसल्लम क्रिश के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड मायसरा रिपोर्ट अबाउट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा? कि दूसरा ग़ुलाम मायसरा ने हज़रत वसल्लम के बारे में हज़रत खदीजा को क्या रिपोर्ट दी, क्या बयान किया? टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़, मायसरा रिपोर्टेड अबाउट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। मायसरा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ईमानदारी, जहानत और भरोसे के बारे में बताया। ठीक है, एतमाद के बारे में उन्हें बताया, उनकी अमानतदारी, उनकी सच्चाई के बारे में बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सेंड अ मैरिज प्रपोजल टू हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सेंट अ मैरिज प्रपोजल टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकॉज शी वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज नोबिलिटी। ठीक है, दोबारा से देखते हैं, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सेंट अ मैरिज प्रपोजल, सेंट यानी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये इसका आंसर है, यानी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भेजा अ मैरिज प्रपोजल, शादी का पैगाम, टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत वसल्लम को, बिकॉज क्योंकि शी वाज इम्प्रेस्ड, वो मुतासिर थी, बाय हिज नोबिलिटी, उनकी शराफत से। ठीक है, क्योंकि वो उनकी शराफत से मुतासिर थी, इसलिए उन्होंने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भेजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड अबू सुफियान टेस्टिफाई अबाउट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? यानी हज़रत अबू सुफियान ने हज़रत वसल्लम के बारे में क्या गवाही दी? टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़, अबू सुफियान टेस्टिफाइड, अबू सुफियान ने गवाही दी, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दैट के द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोजेस्ड, रखते थे, एग्जाम्पलरी क्वालिटीज़, मिसाली खूबियाँ, ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी की, एंड ट्रस्टवर्थीनेस, और दयानतदारी की, भरोसे की, एंड प्रीस्ट प्योर मोनोथीज़म, और तो खालिस तौहीद का पैगाम फैलाते थे या तबलीग करते थे। ठीक है, यहाँ पे मोनोथीज़म ये यानी तौहीद का पैगाम। ठीक है, अच्छा दोबारा से देखते हैं, अबू सुफियान टेस्टिफाइड दैट द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम possessed exemplary qualities of honesty and trustworthiness and preached pure monotheism. ठीक है, monotheism. Okay, question number 5 is, which is the last question, describe any one incident
from the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam which shows his journey of justice and fairness. अच्छा, उन्होंने क्या पूछा है? डिस्क्राइब, बयान करें, एनी वन इंसिडेंट, कोई एक वाक़या, फ्राम द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत वसल्लम की ज़िंदगी से, विच शोज़, जो ये ज़ाहिर करता हो, हिज सनी ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस, यानी उनके इंसाफ और फेयरनेस भी इंसाफ के मीनिंग में आता है और जस्टिस भी इंसाफ के मीनिंग में आता है, ठीक है। यानी उनके इंसाफ और रास्त गोई के बारे में कोई वाक़या तहरीर करें, ठीक है। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़, once a woman from Bani Makhzum committed a theft. Due to her stature in the tribe, some prominent men tried to save her from punishment. Hazrat Muhammad refused to forgive her crime and said, many a community ruined because they punished the poor only. ठीक है, दोबारा से देखते हैं. वंस, एक दफ़ा, अ वुमन, एक औरत, फ्राम बनी मखसूम, बनी मखसूम के कबीले से, कमिटेड अ थेफ्ट, चोरी की, ड्यू टू हर स्टेचर, उसके मर्तबे की वजह से, इन द ट्राइब, कबीले में उसके मर्तबे की वजह से, सम प्रोमिनेंट मैन, कुछ नुमाया आदमी या मुअज़्ज़ज़ आदमी, ट्राई टू सेव फर, उसे बचाने की कोशिश की, यानी कुछ मुअज़्ज़ज़ लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, फ्राम पनिशमेंट, सज़ा से बचाने की कोशिश की. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफ्यूज़्ड टू फॉरगिव हर क्राइम, उसका जुर्म माफ़ करने से इनकार किया. एंड सैड, और कहा, मैनी अ कम्युनिटी, बहुत सी जमातें, बहुत सी कौमें, रैंड, तबाह हो गईं, बिकॉज, क्योंकि, दे पनिश द पुअर ओनली, क्योंकि वो सिर्फ गरीबों को सज़ा देते थे. ठीक है, दोबारा देखते हैं. वंस अ वुमन फ्राम बनी मखसूम कमिटेड अ थेफ्ट ड्यू टू हर स्टेचर इन द ट्राइब, सम प्रोमिनेंट मैन ट्राई टू सेव हर फ्राम पनिशमेंट. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम refused to forgive her crime and said, many a community ran because they punish the poor only. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट हो गए. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपने इस वीडियो से कुछ मुफीद सीखा है, तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को और अच्छा सा कमेंट कर दिया करें और शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ. और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो यू विल नेवर गेट द miss the new notification of new lesson. So please subscribe and press the bell icon button also. Okay, remembers me in your prayers and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. यूनिट 1 सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी एक्सरसाइज देखते हैं क्लास 6 के लिए. वोकैबलरी और ग्रामर का पार्ट देखेंगे आज. सबसे पहले वोकैबलरी का देखते हैं. कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? यानी टू नाउन्स, टू डिफरेंट वर्ड्स के कम्बिनेशन से जो एक वर्ड बनता है उसे हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं. और ये टू नाउन्स के मिलने से बनता है. और इनके जो टू डिफरेंट वर्ड्स होते हैं उनके मिलने से जो एक नया वर्ड बनता है वो उनके जो बेस वर्ड्स हैं या रूट वर्ड्स हैं उनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं. और जो कंपाउंड वर्ड होता है उसका मीनिंग उनसे डिफरेंट होगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे कंपाउंड वर्ड है, अ कंपाउंड वर्ड इज़ मेड ऑफ टू वर्ड्स, यानी एक कंपाउंड वर्ड जो है वो दो अल्फाज के मिलने से बनता है. ईच वर्ड हैज़ इट्स ओन मीनिंग बट व्हेन वी पुट देम टुगेदर दे गिव अ न्यू सिंगल मीनिंग. ठीक है, यानी हर लफ्ज़ का अपना एक मतलब होता है, अपना मायने होता है, लेकिन जब हम उन्हें इकट्ठा करते हैं तो वो एक नया मीनिंग देते हैं, यानी एक नया
मायने देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वर्ड है स्नो, स्नो का मतलब होता है बर्फ़, और फ्लेक, फ्लेक का मतलब टुकड़े, ठीक है। तो कंपाउंड वर्ड बना स्नो फ्लेक्स, यानी रुई का, बर्फ़ का गाला, ठीक है। यानी एक इन दोनों के टू नाउन्स हैं, यानी स्नो फ्लेक। अब इन दोनों के मिलने से जो एक नया वर्ड, कंपाउंड वर्ड जो बना है, उसका मतलब होता है रुई का गाला, ठीक है। हालांकि इन दोनों के मीनिंग जो हैं वो डिफरेंट हैं। अच्छा, इसी तरह एक वर्ड है बैक बाइट, ठीक है। बैक बाइट चुगली को बोलते हैं, गिबत को बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड है। और ये किन दो अल्फाज के मिलने से बना है, यानी बैक, बैक का मतलब होता है पीछे, और बाइट यानी काटना, ठीक है। बैक बाइट चुगली करना, गिबत करना, ठीक। इसी तरह कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब होता है, ये कंपाउंड वर्ड है, और इसका मतलब होता है कि मैं किसी को हकूक देना, यानी को किसी को इजाज़त देना कि वो जो आपका काम है उसको वो शाया करे, पब्लिश करे, या उसके वो वैसी चीज़ बना सकता है जैसा कि आप उसे परमिशन देते हैं, आप उसे इजाज़त देते हैं। तो वो एक तरह से आप के जो कॉपीराइट हैं वो उसको यूज़ करते हुए वो आपकी इजाज़त से वो चीज़ बना सकता है, ठीक है। तो कॉपीराइट का ये मतलब होता है। तो यहाँ पे जो टू वर्ड्स के मिलने से जो एक कंपाउंड वर्ड बना है कॉपीराइट, कॉपी का मतलब होता है नकल करना, राइट यानी सही, ठीक है। कॉपीराइट यानी सही से नकल करना। यहाँ पे कॉपीराइट यानी किसी को हक देना कि वो आपकी इजाज़त से वो ये चीज़ शाया कर सकता है या बना सकता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी है इसी से कंपाउंड वर्ड से रिलेटेड। उम्मीद है आपको कंपाउंड वर्ड की समझ आ गई होगी। यानी टू नाउन के मिलने से एक कंपाउंड वर्ड बनता है और उसके मीनिंग डिफरेंट होते हैं रूट वर्ड से, यानी जो उसके जो बेस वर्ड हैं या टू नाउन जो डिफरेंट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग से वो कंपाउंड वर्ड के मीनिंग डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड इन सर्कल द कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है। हमने ये सेंटेंसेस को रीड करना है और जो कंपाउंड वर्ड्स हैं उनको इनसर्कल करना है। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है माई फिंगर नेल इज़ ब्रोकन, ठीक है। यहाँ पे कंपाउंड वर्ड है फिंगर नेल, यानी फिंगर का मतलब होता है उंगली, नेल यानी नाखून, ठीक है। फिंगर नेल उंगली का नाखून, मेरा जो फिंगर नेल है वो टूट गया है, ठीक है। तो ये फिंगर नेल जो है वो कंपाउंड वर्ड है। अच्छा, नेक्स्ट है प्लीज़ स्विच ऑन द फ्लैश लाइट ऑफ योर मोबाइल फ़ोन, ठीक है। प्लीज़ स्विच ऑन यानी मेहरबानी करके ऑन करें द फ्लैश लाइट यानी रोशनी ऑफ योर मोबाइल फ़ोन, अपने मोबाइल फ़ोन की, ठीक है। फ्लैश लाइट टॉर्च को बोलते हैं। तो ये फ्लैश लाइट, फ्लैश यानी फ्लैश कोई भी चीज़ जैसे कह लें कि एक स्किट होता है उसको फ्लैश बोलते हैं, और लाइट रोशनी को बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लैश लाइट टॉर्च को बोलते हैं, ये कंपाउंड वर्ड है। प्लीज़ स्विच ऑन द फ्लैश लाइट ऑफ योर मोबाइल फ़ोन, ठीक है। इसी तरह वेयर इज़ माई आर्म चेयर आई हैड पुट इट देयर, ठीक है। वेयर इज़ माई आर्म चेयर जो है वो कंपाउंड वर्ड है, और कंपाउंड वर्ड किन टू वर्ड्स के मिलने से बना है, यानी एक आर्म है और एक चेयर है। आर्म का मतलब होता है बाजू और चेयर कुर्सी, ठीक है। तो आर्म चेयर आरामदेह कुर्सी को बोलते हैं, ये कंपाउंड वर्ड है। वेयर इज़ माई आर्म चेयर यानी मेरी आरामदेह कुर्सी कहाँ है, आई हैड पुट इट देयर मैंने उसे वहाँ पे रखा था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है यस्टरडे, कल आई सॉ अ हाउस, मैंने एक घर देखा, एक मकान देखा, ऑन फायर यानी एक मकान जलते हुए देखा। देन फिर फायर फाइटर्स, आग बुझाने वाले, केम आए एंड पुट आउट द फायर और आग बुझाई, ठीक है। पुट आउट बुझाना, फायर आग, ठीक है, और उन्होंने आग बुझाई। यानी मैंने कल एक घर जलते हुए देखा और फिर मैंने फायर फाइटर्स को देखा, फायर फाइटर्स आए और उन्होंने आग बुझाई, ठीक है। तो फायर फाइटर्स जो है यहाँ पे कंपाउंड वर्ड है, और कंपाउंड वर्ड किन टू वर्ड्स के मिलने से बना है, यानी एक फायर है और एक फाइटर है। फायर का मतलब आग, और फाइटर्स यानी लड़ने वाले, जंग करने वाले, इनका मीनिंग होता है। और अब इन दोनों वर्ड्स को आग और ये फायर और फाइटर्स को जब कंबाइन किया तो एक कंपाउंड वर्ड फायर फाइटर्स यानी आग बुझाने वाले, ठीक है।
तो ये इसका मीनिंग हुआ। और यानी जो कंपाउंड वर्ड है वो जो 2 डिफरेंट वर्ड्स होते हैं उनसे एक डिफरेंट मीनिंग होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे वोकेबलरी में कंपाउंड वर्ड के अलावा होमोफोन्स हैं, और होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। यानी होमोफोन्स स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, उनकी साउंड्स जो हैं वो सेम होती हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन उनके मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल होमोफोन्स यहाँ पे दिए गए हैं और फिर उनके मीनिंग भी देखें। फर्स्ट है वेदर, वेदर फर्स्ट वर्ड है वेदर, तो ये वेदर टुडेज वेदर इज़ सो हॉट, यानी आज मौसम बहुत गर्म है। नेक्स्ट वर्ड है वेदर, यानी उसका भी प्रोनाउंसिएशन सेम है, यानी साउंड सेम है, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होगा। जिस तरह के आई डोंट नो वेदर शी विल कम टू ज्वाइन अस और नॉट, मैं नहीं जानता कि वो हमें ज्वाइन करेगी, यानी हमारे साथ शामिल होगी या नहीं, ठीक है। वेदर आया के वो हमारे साथ शामिल होगी या नहीं, ठीक है। तो एक वेदर जो है उसका मतलब है मौसम और दूसरे वेदर का मतलब है आया के, ठीक है। यानी इन दोनों के जो साउंड्स हैं, प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट हैं। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड देखिए सीन, सीन का मतलब यानी देखा, सा सीन थर्ड फॉर्म है सी की। हैव यू सीन दैट बुक, क्या आपने वो बुक देखी? तो ये सीन यहाँ पे इसका मतलब देखा, यानी थर्ड फॉर्म है सी की। और यहाँ पे सीन SC यानी सीन, इसका मतलब यानी मंजर, ठीक है। द नेचुरल सीन ऑफ सनराइज इज़ ब्यूटिफुल, यानी सूरज तुलू होने का कुदरती मंजर जो है वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो सीन एक मीनिंग तो हुआ कि वो देखा, और सीन दूसरा जो सीन है उसका मतलब हुआ मंजर, ठीक है। तो ये 2 वर्ड्स हैं, लेकिन इनके साउंड जो हैं, प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है, लेकिन इनके मीनिंग्स डिफरेंट है, ठीक है। होमोफोन्स का मतलब ये है कि उनके साउंड्स प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, एक्टिविटी क्या है। Yes, over to next page, and here are more homophones are given, and homophones की मज़ीद प्रैक्टिस की गई है। यहाँ पे वर्ड है हेयर, हेयर मीन यानी बाल, सर के बाल। हर हेयर कलर इज़ ब्राउन, यानी उसके बालों का रंग ब्राउन है, खाकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हेयर, हेयर मीन खरगोश। आई हैव अ हेयर, मेरे पास एक खरगोश है या मैं एक खरगोश रखता हूँ। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स एंड ग्रे आइज़, इसके लंबे कान और खाकस्ती रंग की आँखें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो हेयर है, और इसके यानी कि प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। एक हेयर जो है वो उसका मतलब होता है बाल, सर के बाल, और दूसरा जो हेयर है उसके मीनिंग है खरगोश, ठीक है। यानी जो होमोफोन्स हैं उनके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होती है और मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यानी स्पेलिंग और मीनिंग जो हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है हर्ड। हर्ड का मतलब होता है रेवड़, यानी जानवरों का रेवड़। जिस तरह फॉर एग्जांपल इसका मीनिंग देखिए, आई सी अ हर्ड ऑफ काउस, मैंने गायों का एक रेवड़ देखता हूँ। गोइंग टूवर्ड्स द फील्ड्स, जो कि खेतों की तरफ जा रहा है, ठीक है। मैं खेतों की तरफ जाते हुए गायों का एक रेवड़ देखता हूँ, ठीक है। तो ये हर्ड जो है इसका मतलब होता है रेवड़, ठीक है, जानवरों का रेवड़। अच्छा, इसी तरह हेयर्ड का मतलब सुना, हेयर की थर्ड फॉर्म है हेयर्ड, सुना। हैव यू हेयर्ड टुडेज ब्रेकिंग न्यूज़, क्या आपने आज की ताज़ा खबर सुनी है, ताज़ा तरीन खबर के बारे में सुना है। हेयर्ड सुना, ठीक है। हर्ड रेवड़, जानवरों का रेवड़, और हेयर सुना, ये थर्ड फॉर्म है हेयर की, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है देयर।
देयर का मतलब होता है वहाँ। इसका मीनिंग देखिए, देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल, यानी मेज़ पर कोई बुक नहीं है, मेज़ पर बुक नहीं है, ठीक है। तो वहाँ मेज़ पर किताब नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है देयर। देयर का मतलब यानी उनका, यानी दे का पोजेसिव केस है देयर। डोंट टेक दिस पेन्स, ये पेन ना लो। दीज आर देयर्स, ये उनके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन उनके ये वर्ड्स के स्पेलिंग और मीनिंग जो हैं वो डिफरेंट हैं। जिस तरह के देयर का मतलब है वहाँ, और देयर पोजेसिव केस है दे का उनका, ठीक है, उनका। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास यही होमोफोन से रिलेटेड एक्टिविटी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। फर्स्ट वन देखिए, हमने जो करेक्ट वर्ड है ये ब्रैकेट्स में जो दिए गए हैं वर्ड्स जो दिए गए हैं उनको हमने जो करेक्ट वर्ड है उसको चूज़ करना है और फिलिंग दी ब्लैंक्स करना है, यानी जो ब्लैंक्स है उनको फिल करना है। फर्स्ट वन है आई एम नॉट डैश टू गो टू द मार्केट अलोन। मैं अकेले मुझे अकेले मार्केट जाने की इजाज़त नहीं है। तो अलाउड का मतलब होता है ऊंचा, अलाउड इजाज़त नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अलाउड जो है वो लगाएंगे, यानी सेकंड वन जो है उसको लगाएंगे अलाउड, यानी इजाज़त नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हु डैश माई पैनकेक्स। तो यहाँ पे ब्रैकेट में 2 वर्ड्स हैं दिए गए हैं, एक एट, यानी फर्स्ट वर्ड है एट, इसका मतलब होता है खाना, खाया। ईट का ईट की सेकंड फॉर्म है एट, खाया। और नेक्स्ट वर्ड है एट, एट का मतलब होता है 8, यानी गिनती का नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ पे है हु डैश माई पैनकेक्स। तो यहाँ पे एट यानी जो फर्स्ट वर्ड है वो हम पुट करेंगे हु एट माई पैनकेक्स, यानी किसने मेरे पैनकेक खाए, या कौन मेरे पैनकेक खाता है, किसने मेरे पैनकेक खाए, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द एयर डैश ऑफ टर्की इज़ वेरी हाई। अच्छा, ब्रैकेट में 2 वर्ड्स हैं, फेयर, फेयर। अच्छा, फर्स्ट वर्ड जो फेयर है इसका मतलब होता है मेला या मुनसिफाना, शफाफ। और जो नेक्स्ट वर्ड है फेयर उसका मतलब होता है किराए, यानी अखराजात, किराए, किसी भी चीज़ का किराया, बस का किराया, जहाज़ का किराया, ठीक है। तो यहाँ पे द एयर फेयर ऑफ टर्की इज़ वेरी हाई, यानी टर्की को जो हवाई सफ़र के अखराजात हैं या किराए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इज़ वेरी हाई वो बहुत ज़्यादा हैं या बहुत बुलंद हैं, ठीक है। यानी टर्की के लिए जो फ़ज़ाई सफ़र के अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्लीज़ मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे ब्रैकेट में 2 वर्ड्स हैं, फॉरवर्ड और फारवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है अगला लफ्ज़, फॉर का मतलब होता है अगला, यानी आगे वाला वर्ड लफ्ज़, ठीक है, यानी अगला लफ्ज़। और फॉरवर्ड WARD, फॉरवर्ड यानी आगे, आगे की तरफ पेशकदमी करना, आगे बढ़ना, ठीक है। प्लीज़ मूव फॉरवर्ड यानी मेहरबानी करके आगे आइए या आगे बढ़िए, ठीक है। प्लीज़ मूव फॉरवर्ड, प्लीज़ मेहरबानी करके आगे बढ़िए। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, कैन यू प्लीज़ ग्रेट द चीज़ फॉर मी। अच्छा, यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, ग्रेट, ग्रेट, स्लाइटली से डिफरेंस है। अच्छा, फर्स्ट वर्ड जो है ग्रीट, ये तस्लीमात के उसमें मीनिंग में आता है, यानी इस्लाम के सलाम अदाब के मीनिंग में आता है। और जो नेक्स्ट वर्ड है ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है यानी उसको कद्दूकश करना, उसको तराशना, ठीक है, ग्रेट उसको बोलेंगे। कैन यू प्लीज़ ग्रेट द चीज़, क्या आप मेहरबानी करके आप पनीर को ग्रेट कर सकती हैं, उसको कद्दूकश कर सकती हैं फॉर मी, मेरे लिए, ठीक है। क्या आप मेरे लिए पनीर को ग्रेट कर सकती हैं, यानी कद्दूकश कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा आपकी वोकैबुलरी में भी इजाफा हुआ है और आपको होमोफोन्स जो हैं वो भी थोड़ा क्लियर हुए होंगे। यानी होमोफोन्स में ये होता है कि स्पेलिंग और मीनिंग जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनके जो साउंड्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है, ठीक है। इसी तरह हम ये ग्रामर का पार्ट देखते हैं। ग्रामर में क्या है, नाउन्स सबसे पहले, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन्स के बारे में बताया गया है कि नाउन जो है वो इज़ अ नेमिंग वर्ड,
यानी किसी भी चीज़ का नाम होता है, किसी शख्स का, किसी चीज़ का और किसी भी जगह का, उसका नाम को हम नाउन बोलते हैं। इट कैन बी द नेम ऑफ थिंग, पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, एनिमेट और इनएनिमेट और फीलिंग। ठीक है, यानी ये किसी चीज़, शख्स, जगह या चीज़ यानी जानदार या बेजान चीज़। एनिमेट जानदार को कहते हैं और इनएनिमेट बेजान चीज़ को बोलते हैं। यानी जानदार या बेजान चीज़ या फिर एहसासात को के नाम को हम नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बुक, अहमद, लाहौर, लव, ये सारे क्या हैं, ये नाउन हैं। ठीक है, ये बुक चीज़ है, अहमद पर्सन है, लाहौर प्लेस है और लव फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो ये जो हैं ये नाउन्स हैं। और इसकी आगे डिफरेंट काइंड्स हैं या टाइप्स हैं, वो हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, यहाँ पे टाइप्स ऑफ नाउन्स दी गई हैं और देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नाउन्स, लेकिन 6 क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी कम तादाद में आपको ये इंट्रोडक्शन दिया गया है नाउन का। तो यहाँ पे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपको बताया जाएगा। और वैसे तो इसकी 8 काइंड्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अभी सिर्फ 5 काइंड्स के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पे कॉमन नाउन है सबसे पहले। और कॉमन नाउन किसको बोलते हैं, यानी अ नाउन which does not point out any particular person, place or thing but is common to all persons or things of the same class or kind is called common noun। ठीक है, यानी कॉमन नाउन जो है वो एक आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को बोलते हैं। यानी किसी ख़ास चीज़ या जगह के बारे में ना बता रहा हो, बल्कि किसी आम चीज़, शख्स या जगह के बारे में बात की जा रही हो, तो उसको कॉमन नाउन से हम डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसकी कॉमन नाउन्स की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में नेम है। नेम की जगह देखिए बॉय, बॉय कोई भी हो सकता है, यानी पर्टिकुलर अगर हम किसी पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात करेंगे तो हम उसका नाम लेंगे। जैसे अहमद, अली। अहमद, अली क्या होंगे, वो पर्टिकुलर वो पर्सन होंगे, लेकिन जो आम है, कॉमन है, वो बॉय है, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बॉय, मैन, मैन कोई भी हो सकता है, टीचर, टीचर कोई भी हो सकता है, यानी कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, पर्टिकुलर टीचर नहीं है, यानी कोई भी टीचर हो सकता है। ठीक है, इसी तरह लेडी कोई भी हो सकती है। तो ये जो कॉमन पर्सन्स हैं उनको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। और इसी तरह प्लेस, स्कूल है, पार्क है, सिटी है, हॉस्पिटल है, यानी इनके नेम, यानी हम कोई भी स्कूल कह सकते हैं, पार्क कोई भी हो सकता है, सिटी कोई भी हो सकता है, हॉस्पिटल कोई भी हो सकता है। लेकिन जब हम कोई किसी पर्टिकुलर के स्कूल के बारे में बात करेंगे तो वो कॉमन नाउन नहीं होगा, बल्कि वो एक प्रॉपर नाउन की उसको हम कहेंगे। ठीक है, इसी तरह हम जो पार्क है उसको भी हम अगर वो कोई पर्टिकुलर जो नाउन है वो पर्टिकुलर पार्क के बारे में हम बात नहीं कर रहे तो वो एक कॉमन नाउन है। इसी तरह सिटी है, अगर कोई पर्टिकुलर सिटी के बारे में हम बात नहीं कर रहे तो वो एक कॉमन नाउन है। इसी तरह हॉस्पिटल है, वो भी एक, यानी पर्टिकुलर हॉस्पिटल का हम जिक्र नहीं कर रहे तो वो भी एक कॉमन नाउन है। ठीक है, अच्छा इसी तरह थिंग्स हैं। थिंग्स में पेन है, बुक, नीडल, पेंसिल। पेन यानी कोई भी पेन हो सकता है, बुक कोई भी हो सकती है, यानी इंग्लिश की, उर्दू की। अगर हम उसको पर्टिकुलर बुक के तौर पे हम उसको बयान करें कि ये इंग्लिश की बुक है या उर्दू की बुक है तो वो यानी कॉमन नाउन नहीं होगा। लेकिन अगर हम वैसे जनरली बात कर रहे हैं तो वो कोई भी बुक हो सकती है, तो उसको हम कॉमन नाउन के तौर पर लेंगे। इसी तरह नीडल है, नीडल यानी दूसरा सुई कहते हैं इसको, कोई भी नीडल हो सकती है। इसी तरह
पेंसिल है तो पेंसिल भी कोई भी हो सकती है, इसको हम यानी पर्टिकुलर मीनिंग में हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये एक कॉमन नाउन है। ठीक है, यानी नेम, प्लेस और थिंग्स जो हैं वो यानी कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम बात नहीं कर रहे हो तो वो सारे कॉमन नाउन को डिफाइन करते हैं। इसी तरह प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन जो है इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी एक ख़ास शख्स, जगह या चीज़ को बोलते हैं। इट ऑलवेज बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर, और प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और ये किसी ख़ास चीज़, शख्स या जगह के बारे में बात कर रहा होता है। और दूसरा डिस्पाइट कॉमन नाउन जो है वो दूसरा उसको कैपिटल लेटर से हम स्टार्ट नहीं करते हैं, वो हम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, जिस तरह एग्जांपल दी गई है अल्लामा इकबाल, यानी पर्सन में नेम में आ रहा है अल्लामा इकबाल, और इसहाक न्यूटन, अहमद, शकील, यानी हमने पर्सन को जो नेम है यानी पर्टिकुलर पर्सन, किसी ख़ास शख्स के बारे में बात करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, इसी तरह प्लेस है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, यानी अब ये हम पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी? लाहौर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस हो गई तो वो एक प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह कराची, इस्लामाबाद और मुल्तान है, यानी पर्टिकुलर प्लेस है, यानी ख़ास जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन के मीनिंग में आएगी। ठीक है, इसी तरह थिंग्स हैं, यानी टाइटैनिक शिप है, शिप का नेम है, PIA एयरलाइन, और बार्बी डॉल, यानी ये एक गुड़िया का नाम है। तो ये जो है एक पर्टिकुलर किसी ख़ास हम चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी एक मखसूस चीज़ है, तो ये भी इसको हम प्रॉपर नाउन के मीनिंग में लेंगे। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर नाउन है। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ अ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स एंड स्पोकन अबाउट एज अ होल। ठीक है, यानी हम जब किसी नेम पर्सन या किसी भी नेम पर्सन को हम एज अ होल यूनिट लेते हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन का नाम देते हैं, यानी एक मजमूई ग्रुप के तौर पे या कलेक्शन के तौर पर हम उसको डिफ़ाइन करें तो वो कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, इसी तरह हम इसको मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं। सो ओवर टू नेक्स्ट पेज। यस, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल्स दी गई हैं। कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, आर्मी, पार्टी, क्लास, यानी आर्मी फौज की नुमाइंदगी को हम आर्मी से डिफ़ाइन करेंगे, और पार्टी यानी बहुत सारे लोग मिलकर एक जगह पे पार्टी कर रहे हैं तो वो यानी टू मैनी ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड दे कंबाइन, यानी जो डिफरेंट पर्सन्स हैं वो मिलके जो पीपल हैं वो एक कलेक्शन में या कम्बिनेशन में वो एक पार्टी कर रहे हैं तो उसको भी हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। इसी तरह क्लास जो है वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है तो उसको भी हम कलेक्टिव नाउन के तौर पे लेंगे। ठीक है, इसी तरह एनिमल्स का है फ्लॉक, हर्ड, ग्रुप, यानी फ्लॉक का मतलब झुंड, यानी परिंदों का झुंड हो गया, उसको हम बोलते हैं, और हर्ड यानी जानवरों का रेबर्ड, ग्रुप, ग्रो कोई भी हो सकता है, किसी भी यानी सेक्स का ग्रुप हो सकता है तो उसको हम कलेक्शन ऑफ एनिमल्स यानी कलेक्टिव नाउन के तौर पे लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट यानी चीज़ों के बारे में, चीज़ों की कलेक्शन के बारे में अगर बात करते हैं, जैसे डज़न है, डज़न यानी किसी भी चीज़ को दर्जन में शो करना हो, डजन्स, बंच, बंडल, यानी बंच बहुत सारे, यानी बंच का मतलब गुच्छा, और इस तरह बंडल यानी एक गट्ठा हो सकता है बहुत सारी चीज़ों का। तो ये जो डज़न, बंच और बंडल है इसको भी हम कलेक्टिव नाउन के तौर पे लेंगे, यानी किसी चीज़ की कलेक्शन, किसी यानी जानवरों की कलेक्शन और पर्सन्स की कलेक्शन जो है इनको हम कलेक्टिव नाउन के तौर पर लेते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ पर्सन, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, इनको हम कलेक्टिव नाउन के तौर पर लेंगे।
ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन को मटेरियल नाउन भी बोलते हैं, और कंक्रीट नाउन कैन बी डिटेक्टेड एंड फेल्ट विद आवर 5 सेंसेस। हम यानी कंक्रीट नाउन जो है या मटेरियल नाउन जो है उसको हम डिटेक्टेड का मतलब होता है अक्स करना, यानी लेना या एहसास करना, महसूस करना, उसको खोजना, तलाश करना। ठीक है, हम अपने 5 सेंसेस से यानी हवासे खमसा से हम इसको महसूस कर सकते हैं। वी कैन टच और सी दैम, हम उन्हें छू सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, उसको हम कंक्रीट नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल टाइगर है, हाउस, टीचर, एरो, ये सारे क्या हैं, हम इसको हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, तो ये कंक्रीट नाउन है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कंक्रीट नाउन के जो अपोजिट होगा, यानी कंक्रीट नाउन जो यानी एक चीज़ है जो एक अपना वजूद रखती है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो इमेजिनेशन में, जो आप थिंकिंग में, जो आप फीलिंग में आप फील करते हो, या कोई भी आइडिया हो सकता है, कोई क्वालिटी हो सकती है, किसी भी कोई भी किसी भी हालत को, यानी कि जो हम जिसे हम दैट वी कैन नॉट टच और फील। ठीक है, जिसे हम छू ना सकें, जिसे हम टच ना कर सकें, उसको या देख ना सकें, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से डिफाइन करते हैं। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ स्टेट, क्वालिटी, एक्शन और फीलिंग और एन आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक और ऑफ फील बट वी कैन नॉट टच और सी। ठीक है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ सोच सकते हैं या फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल देखिए, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी मैं हमेशा सच बोलता हूँ। सच क्या है, यानी सच का हकीकतन कोई वजूद नहीं है, यानी मटेरियल यानी कंक्रीट नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, इमेजिनेशन है, यानी थिंकिंग है, फीलिंग है, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है, यानी जो फीलिंग्स हैं या थिंकिंग्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, काइंडनेस इज़ ऑलवेज रिवार्डेड, यानी जो मेहरबानी है, शफकत है, वो हमेशा उसको इनाम मिलता है या अजर मिलता है। तो ये काइंडनेस जो है वो एक फीलिंग का नाम है, एक उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह किंग सॉलमन इज़ नाउन फॉर हिज विजडम, यानी किंग जो बादशाह सुलेमान थे, जो हज़रत सुलेमान थे, वो अपनी अक्लमंदी की वजह से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे विजडम जो है वो दानिशमंदी, अक्लमंदी जो है, ये एक कह लें कि एब्स्ट्रैक्ट है, एक इमेजिनेशन है, फील है। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, यानी जो अपना कंक्रीट एग्जिस्टेंस नहीं रखती है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर लेते हैं। ठीक है, जो इमेजिनेशन है, फीलिंग है, थॉट्स हैं, ठीक है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी दी गई है इन्हीं नाउन से रिलेटेड। अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट दैम इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास कॉलम्स बने हुए हैं, यानी ये जो हमने नाउन्स हमने रीड आउट किए हैं, तो इन्हीं नाउन्स के लिहाज से डिफरेंट कॉलम्स हैं, और हमने पहले सेंटेंसेस को रीड करना है और जो नाउन्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। ठीक है, और फिर हम जो रिलेटेड जो पर्सपेक्टिव नाउन्स हैं उस कॉलम में हमने उस नाउन को राइट कर देने के, ये नाउन की कौन सी काइंड है, ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या कंक्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, अलिशबा इज़ अ गुड गर्ल। तो अलिशबा जो है वो नाउन है, उसको अंडरलाइन किया है। गर्ल ये भी नाउन है, कॉमन नाउन है। अलिशबा प्रॉपर नाउन है, ठीक है, नाम दिया गया है। गर्ल जो है वो कोई भी गर्ल हो सकती है, तो ये कॉमन नाउन है। ठीक है, इसी तरह वन शुड बिलीव इन द ट्रूथ, यानी एक को सच्चाई पर यकीन करना चाहिए, यकीन होना चाहिए। तो ये ट्रूथ जो है ये नाउन है, और ये इमेजिनेशन है, फीलिंग है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इसी तरह आई सा अ बुके ऑफ फ्लावर्स एट फ्लावर शॉप।
ठीक है, मैंने एक फूलों का बुके देखा, यानी एक फूलों का गुलदस्ता देखा एट अ फ्लावर शॉप, फूलों की दुकान पर। ठीक है, तो ये बुके जो है ये कलेक्टिव नाउन है, यानी एक पूरा गुलदस्ता है, यानी बहुत सारे फूल एक जगह पे इकट्ठे हैं, तो बुके कलेक्टिव नाउन है। फ्लावर्स ये दूसरा कॉमन नाउन है, कोई भी फूल हो सकते हैं। और शॉप यानी कोई भी शॉप हो सकती है, ये भी कॉमन नाउन है। ठीक है, इसी तरह द केस, केस जो है नाउन है, और यानी एक कह लें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थॉट्स है, इमेजिनेशन है, फीलिंग है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वाज डिसाइडेड बाय बेंच ऑफ जजेस, बेंच यानी बेंच ऑफ जजेस यानी जजों का एक बेंच, यानी जजों का एक ग्रुप बैठा, यानी जो इंसाफ करने वाले हैं उनका एक ग्रुप ने इस केस का फैसला करना था। ठीक है, तो बेंच ऑफ जजेस जो है ये जो है कलेक्टिव नाउन के तौर पे लेंगे इसको, बेंच ऑफ जजेस को। तो नेक्स्ट है, यानी एक मजमुआ हो गया ना, यानी एक जज नहीं है, बेंच ऑफ जजेस है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। अच्छा, नेक्स्ट है द केस, सॉरी, लाहौर इज़ फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस। ठीक है, लाहौर यानी पर्टिकुलर प्लेस है, तो ये प्रॉपर नाउन है। इस फेमस मशहूर है, फॉर इट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस अपनी तारीखी जगहों की वजह से। हिस्टोरिक प्लेसेस जो है वो कॉमन नाउन है, यानी कोई भी जगह हो सकती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी क्लास में बहुत सारे तलबा हैं। स्टूडेंट्स यानी कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, यानी कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट नहीं, कोई भी हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन है। और इसी तरह क्लास जो है वो एक यानी स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये एक कह लें कि कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, यानी ये एक ग्रुप की या कह लें एक कलेक्शन की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की कलेक्शन की बात हो रही है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो ओवर टू नेक्स्ट पेज। यस, यहाँ पे देखिए, येस्टरडे आई सा बिग ब्लू व्हेल स्विमिंग इन द वाटर। अच्छा, यहाँ पे व्हेल जो है वो फिश है, बड़ी फ़िश को बोलते हैं, तो ये फ़िश का नेम है, ये पर्टिकुलर फ़िश है, ये यानी हम इसको यानी कॉमन नाउन नहीं बोल सकते, ये नेम है, एक पर्टिकुलर फ़िश है, तो इसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। और इसी तरह वाटर जो है वो एक यानी अपना एग्जिस्टेंस है उसका, तो इसको हम कंक्रीट नाउन के तौर पर डिफ़ाइन करेंगे, या मटीरियल नाउन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखिए, अफशा इज़ अ वंडरफुल टेनिस प्लेयर। अफशा एक बहुत शानदार टेनिस की खिलाड़ी है। अफशा जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन है, तो ये प्रॉपर नाउन है। और इसी तरह टेनिस प्लेयर जो है वो एक कह लें कि टेनिस की खिलाड़ी है, तो टेनिस प्लेयर जो है ये कह लें कि प्लेयर जो है वो कॉमन नाउन है। और टेनिस अगर हम कहेंगे तो कोई गेम, पर्टिकुलर गेम के बारे में बात हो रही है, तो ये टेनिस जो है ये प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने जो अंडरलाइन वर्ड है उनको हमने जो टाइप ऑफ नाउन्स हैं उन कॉलम में राइट किया है। तो प्रॉपर नाउन में है अलिशबा, लाहौर, वेल, अफशा एंड टेनिस। ठीक है, यानी ये पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में, पर्टिकुलर प्लेसेस और पर्सनस के बारे में बात हो रही है, तो ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह कॉमन नाउन में गर्ल, फ्लावर्स, स्टूडेंट्स, प्लेसेस, प्लेयर्स। ठीक है, यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग्स के बारे में बात नहीं हो रही, ये सब जो कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग हैं वो उन्हीं के बारे में बात हो रही है, तो ये कॉमन नाउन है। ठीक है, इसी तरह कलेक्टिव नाउन देखिए, बुके ऑफ फ्लावर्स, बेंच ऑफ जजेस, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, हम कलेक्टिव नाउन है, यानी ये किसी जैसे ये बुके ऑफ फ्लावर्स यानी एक कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह बेंच ऑफ जजेस यानी एक कह लें कि जजों का एक ग्रुप है, या कह लें कलेक्शन ऑफ पर्सनस है, तो ये कलेक्टिव नाउन के तौर पे इसको डिफ़ाइन करेंगे। इसी तरह क्लास जो है, क्लास किसी चीज़ की भी हो सकती है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ डिफरेंट पीपल्स। ठीक है, तो उसको हम
क्लास जो है ये कलेक्टिव नाउन के तौर पर लेंगे। इसी तरह वाटर है, वाटर जो है वो एग्जिस्टेंस है किसी भी चीज़ का, तो ये जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, तो ये कंक्रीट नाउन है, ठीक है, वाटर। अच्छा, इसी तरह अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ट्रूथ है, केस है, यानी केस फैसला, कोई भी फैसला, ट्रूथ सच, ये यानी ये इमेजिनेशन है, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जो टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं, इनके बारे में आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। और मज़ीद अगर आपको यानी आप पूछना चाह रहे हैं तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। अच्छा, ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है यूज़ ऑफ पोस्ट मॉडिफायर्स आफ्टर नाउन्स, यानी नाउन्स के बाद हम जो यूज़ करते हैं उसको यानी पोस्ट मॉडिफायर्स के तौर पे हम उसको लेते हैं। पोस्ट मॉडिफायर्स गिव एक्स्ट्रा और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, यानी जो पोस्ट मॉडिफायर्स होते हैं, मॉडिफायर का मतलब होता है यानी किस चीज़ की में तब्दीली करना, उसमें तरमीम लाना, उसमें चेंजिंग लाना, ठीक है। तो पोस्ट मॉडिफायर्स, पोस्ट का मतलब बाद में, पीछे, यानी नाउन के बाद में जो तब्दीली लाने वाले जो यानी नाउन के मुतल्लिक हमें कोई उसकी ख़ास मालूमात या एक इजाफी मालूमात देते हैं, उसको हम पोस्ट मॉडिफायर्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमें नाउन के बारे में मज़ीद वजाहत से बताते हैं उसको हम पोस्ट मॉडिफायर्स बोलते हैं, ठीक है, जो नाउन्स के बाद हम यूज़ करते हैं। और ये फॉर एग्जांपल इजी एग्जाम्पल क्रिएट किया, प्लेस, पोजीशन एंड आइडेंटिफाइंग फीचर्स, ठीक है, यानी जगहों के बारे में या मलकियत या रिकग्निशन फीचर्स, खूबियों के बारे में हमें मज़ीद बताते हैं, तो उसको हम पोस्ट मॉडिफायर्स बोलते हैं, ठीक है, और ये नाउन के बारे में वजाहत करते हैं। फॉर एग्जांपल, बिनिश आवर टीचर gives us many tasks। बिनिश यानी हमारी टीचर, हमारी उस्ताद हमें मुख्तलिफ काम देती है, ठीक है। तो ये बिनिश जो है वो एक यानी नाउन है, तो आवर टीचर यानी बिनिश के बारे में, नाउन के बारे में वजाहत होती है, नाउन के बारे में बता रहे हैं। तो ये आवर टीचर जो है, जो ब्लू इंक में है आवर टीचर, वो पोस्ट मॉडिफायर हैं, यानी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है द मैन इन द ब्लू शर्ट इज़ माई नेबर। अच्छा, द मैन आदमी जो कि नीली कमीज़ में है वो मेरा हमसाया है, ठीक है। द मैन नाउन है और उसके बारे में मज़ीद वजाहत हो रही है इन द ब्लू शर्ट, जो कि नीली शर्ट में, नीली कमीज़ में है, ठीक है। तो ये जो ब्लू शर्ट है ये पोस्ट मॉडिफायर है और द मैन जो है वो नाउन है, नाउन के बारे में वजाहत हो रही है, तो उसको पोस्ट मॉडिफायर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है वी हैव कम हेयर, हम यहाँ पे आए हैं, टू सी द बॉय, लड़के को देखने, हु वाज इंजर्ड इन द अटैक, जो कि हमले में ज़ख्मी हुआ था, ठीक है। तो द बॉय, वी हैव कम हेयर टू सी द बॉय नाउन है, हु वाज इंजर्ड इन द अटैक, ठीक है, जो हमले में ज़ख्मी हुआ था, ठीक है। तो ये पोस्ट मॉडिफायर है, इंजर्ड इन द अटैक, कौन, लड़का, ठीक है, लड़के के बारे में वजाहत हो रही है, तो ये पोस्ट मॉडिफायर है, ठीक है। द बॉय नाउन है और उसके बारे में मज़ीद वजाहत पोस्ट मॉडिफायर में, इंजर्ड इन द अटैक, ये पोस्ट मॉडिफायर है, ठीक है, यानी नाउन के बारे में वजाहत कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, इसी के पोस्ट मॉडिफायर से रिलेटेड एक्टिविटी है, अंडरलाइन द पोस्ट मॉडिफायर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी जो दर्जेल बयानात हैं इनमें से हमने पोस्ट मॉडिफायर जो हैं उनको हमने अंडरलाइन करना है, ताकि हमें पता चले कि आपको पोस्ट मॉडिफायर के बारे में कितना आप जान पाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता भी है पोस्ट मॉडिफायर जो है वो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, वो स्टेटमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पे द हाउस नाउन है, अक्रॉस द स्ट्रीट जो कि गली के पार है, इज़ हॉन्टेड, असेब ज़दा है, हॉन्टेड असेब ज़दा, यानी वहाँ पे जिन भूतों का साया है, ठीक है। अच्छा, द हाउस घर जो गली के पार है, अक्रॉस द स्ट्रीट ये पोस्ट मॉडिफायर है, ठीक है, यानी ये नाउन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये पोस्ट मॉडिफायर है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, माई चाइल्डहुड फ्रेंड इज़ कमिंग फ्राम मुल्तान, मेरा बचपन का दोस्त वो मुल्तान से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन, फ्रेंड दोस्त,
तो यहाँ पे जो माई चाइल्डहुड है यानी वो नाउन है और उसको जो डिफाइन कर रहा है वो फ्रेंड है, पोस्ट मॉडिफायर है। इज कमिंग फ्रॉम मुल्तान, मुल्तान से आ रहा है, तो यहाँ पे फ्रेंड जो है वो पोस्ट मॉडिफायर है। ठीक है, तो नेक्स्ट over to next page. Yes, here are more examples related to post modifiers, and here's the man with the white beard is my grandfather. ठीक है, द मैन नाउन है, विद द वाइट बियर्ड यानी सफ़ेद दाढ़ी के साथ, यानी द मैन कौन सा मैन, जो कि सफ़ेद दाढ़ी के साथ है, यानी जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है, इज़ माई ग्रैंडफादर, वो मेरे दादा जान हैं। ठीक है, तो ये विद द वाइट बियर्ड जो है वो नाउन की एक्सप्लेनेशन है, तो ये पोस्ट मॉडिफायर है। ठीक है, यानी नाउन के बाद जो उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो वो पोस्ट मॉडिफायर है। इसी तरह द पीपल बिहाइंड मी, लोग जो मेरे पीछे हैं, द पीपल नाउन है, बिहाइंड मी जो मेरे पीछे हैं। ठीक है, तो ये पोस्ट मॉडिफायर है, बिहाइंड मी। आर मेकिंग टू मच नॉइस, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, यानी लोग जो मेरे पीछे हैं वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, तो बिहाइंड मी पोस्ट मॉडिफायर है। इसी तरह वी नीड अ बोट टू गो ओवर द टू द आइलैंड। ठीक है, वी नीड अ बोट, हमें एक कश्ती की ज़रूरत है, टू गो ओवर जाने के लिए, टू द आइलैंड जजीरे पर। ठीक है, हमें एक कश्ती की ज़रूरत है जजीरे पर जाने के लिए। ठीक है, जजीरे पर जाने के लिए हमें एक कश्ती की ज़रूरत है, तो अब बोट जो है वो नाउन है, टू गो ओवर जाने के लिए। ठीक है, तो ये उसको कह लें कि पोस्ट मॉडिफायर है, उसके बारे में वजाहत कर रहा है कि हमें एक कश्ती चाहिए जाने के लिए। ठीक है, तो टू गो ओवर यानी पोस्ट मॉडिफायर है। ठीक है, अच्छा इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है प्लूरल नाउन्स बट सिंगुलर इन मीनिंग, यानी प्लूरल नाउन्स होते हैं लेकिन वो मीनिंग में सिंगुलर होते हैं। ठीक है, जैसे कि सम नाउन्स स्पेशली दोज एंड इन एस अल्दो प्लूरल इन फॉर्म्स, यानी जो नाउन्स जो कि जिनकी एंडिंग एस के साथ होती है, वो अगरचे वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, बट दे आर सिंगुलर इन नंबर एंड इन मीनिंग, लेकिन वो नंबर और मीनिंग के लिहाज से वो सिंगुलर होते हैं, यानी सिंगुलर के तौर पर उसे लेंगे। दे आर ऑलवेज स्पोकन एज प्लूरल नाउन्स वेन एवर वी यूज़ दैम, लेकिन जब हम उन्हें यूज़ करते हैं तो वो उन्हें प्लूरल नाउन्स के तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन हम उन्हें मीनिंग और नंबर के लिहाज से सिंगुलर के तौर पर लेते हैं। ठीक है, उन्हें बोला प्लूरल नाउन्स के तौर पे बोला जाता है, लेकिन मीनिंग और नंबर के लिहाज से वो सिंगुलर होते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे है न्यूज़ यानी वैसे देखने में तो यही लग रहा है कि बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन हम इसको हम देखते हैं कि ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में हमें पता चला है, अ न्यू ब्रेकिंग न्यूज़, तो ये एक खबर के बारे में बात हो रही है, तो ये हम प्रोनाउंस जब करेंगे प्लूरल नाउन्स के तौर पे करेंगे, लेकिन हम इसको मीनिंग के लिहाज से सिंगुलर नाउन के तौर पे लेंगे। ठीक है, इसी तरह सीजर्स देखने में तो ऐसे ही लग रहा है ये प्लूरल है, यानी इसको कैंचियाँ नहीं कहेंगे, ये एक सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये सिंगुलर नाउन मीनिंग के लिहाज से ये सिंगुलर नाउन है, लेकिन ये प्लूरल नाउन्स है, यानी एस लगा है तो ये प्लूरल नाउन्स है, लेकिन नंबर और मीनिंग के लिहाज से ये सिंगुलर प्रोनाउन है। इसी तरह ग्लासेस भी प्लूरल नाउन है, लेकिन ये जब बात करेंगे तो वन यानी सिंगुलर नाउन के तौर पे लेंगे, यानी ग्लासेस हम ये नहीं कह सकते ग्लास है। ठीक है, ग्लासेस बोलेंगे तो हम ये हमारी करेक्ट वर्ड होगा, उसको हम ग्लासेस यानी आँखों पे लगाने वाले ग्लासेस, उसको हम ऐनक भी बोल सकते हैं, धूप में लगाने वाले ग्लासेस उसको, तो वो जो है वो सिंगुलर मीनिंग के तौर पे लेंगे, लेकिन लिखने में हम प्लूरल नाउन के तौर पर लेंगे। इसी तरह ट्वीज़र्स है, ट्वीज़र्स यानी किस चीज़ को चुनने वाला, तो उसको हम प्लूरल नाउन के तौर पर लेंगे, लेकिन ये सिंगुलर नाउन मीनिंग के लिहाज से होगा और नंबर के लिहाज से सिंगुलर नाउन होगा। अच्छा इसी तरह पैंट्स हम यानी प्लूरल नाउन्स के तौर पर लेते हैं, लेकिन ये सिंगुलर नंबर के लिहाज से और मीनिंग के लिहाज से वो सिंगुलर नाउन होगा। ठीक है, इसी तरह जीन्स है, वो भी सिंगुलर नाउन है और प्लूरल नाउन के मीनिंग में नहीं आती, यानी सिंगुलर नाउन है नंबर और मीनिंग के लिहाज से। अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी है मेक अ लिस्ट ऑफ सिंगुलर नाउन्स
that are written in plural forms, you may use a dictionary for help. यानी हम आप हेल्प के लिए डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हैं। और हमने एक लिस्ट बनानी है सिंगुलर नाउन की जो कि हम प्लूरल फॉर्म में राइट करते हैं, लेकिन वो हम उसको सिंगुलर नाउन्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हियर आर a list of singular nouns, and they are plural nouns, but we can say they are singular in number and in meaning। ठीक है, यानी मीनिंग और नंबर के लिहाज से ये सिंगुलर हैं। जैसे टोंग्स, ठीक है, किचन में एक आम इस्तेमाल होने वाला है, यानी यूटेंसिल्स है जिसमें हम टोंग्स बोलते हैं, लेकिन ये मीनिंग के लिहाज से और नंबर के लिहाज से ये सिंगुलर नाउन है। ठीक है, इसी तरह शूज़ जो है वो प्लूरल नाउन्स के तौर पर लेते हैं, लेकिन ये हम जब नंबर और मीनिंग के लिहाज से हम इसे सिंगुलर नाउन के तौर पर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह आर्म्स है, आर्म्स असलहा, और ये जो है प्लूरल नाउन्स हैं, लेकिन यानी सबके वर्ड के एंड पे एस लग रहा है, लेकिन ये दूसरा सिंगुलर नाउन के तौर पर लेंगे असलहा, यानी हम नंबर और मीनिंग के लिहाज से ये सिंगुलर नाउन है। ठीक है, इसी तरह पेंट्स है, पेंट्स प्लूरल नाउन्स के तौर पर हम यानी एस लगा तो इसलिए हम इसे प्लूरल नाउन्स के तौर पर लेंगे, लेकिन नंबर और मीनिंग के लिहाज से ये सिंगुलर नाउन है। इसी तरह हील्स को भी हम यानी एस की वजह से ये प्लूरल नाउन्स है, लेकिन जब नंबर और मीनिंग की बात होगी तो ये सिंगुलर नाउन है। इसी तरह स्टॉकिंग्स, यानी सॉक्स का जो स्टॉकिंग्स है ये सिंगुलर नाउन है, और अगर प्लूरल नाउन्स के तौर पे लेंगे तो वो सॉक्स होगा। ठीक है, तो ये स्टॉकिंग जो है वो सिंगुलर नाउन के तौर पर, लेकिन एस लगा तो हम प्लूरल नाउन के तौर पे लेंगे, लेकिन ये सिंगुलर नाउन है मीनिंग और नंबर के लिहाज से। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है। अच्छा, यहाँ पे सेंटेंस पैटर्न्स की बात की गई है। अच्छा, डिफरेंट सेंटेंस पैटर्न्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं सिंपल, और कुछ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं, और कुछ जो हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, इस तरह यानी डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे यानी क्लास 6 है तो क्लास 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ जो सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी 2 पैटर्न्स पे हम बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस जो है वो होता क्या है। ठीक है, अ सेंटेंस इज़ कॉमनली डिफाइंड एज कंप्लीट यूनिट ऑफ थॉट। ठीक है, यानी सेंटेंस जो है वो एक कह लें कि एक मुकम्मल सोच को डिफ़ाइन कर रहा होता है, यानी उसमें कंप्लीट सेंस होती है, एक जो हमें किसी भी बात का उसका मीनिंग उसका मफहूम जो हमें पता चलता है वो हमें सेंटेंस से पता चलता है। ठीक है, हमें सेंटेंस हमें किसी बात के बारे में मुकम्मल मीनिंग देता है, उसके बारे में मुकम्मल मफहूम के बारे में बताता है। ठीक है, किसी बात के बारे में मुकम्मल तौर पर बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेयर ग्लासेस, मैं ऐनक पहनता हूँ या मैं ऐनक लगाता हूँ। ठीक है, तो ये इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न है। ठीक है, आई सब्जेक्ट है, वेयर वर्ब है और ग्लासेस ऑब्जेक्ट है। आई वेयर ग्लासेस, मैं ग्लासेस पहनता हूँ। अच्छा, इसमें वर्ब को बहुत वो है कि जो ऑब्जेक्ट जो है उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है, और जिसमें हम ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करते, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को यूज़ करते हैं, तो वो सेंटेंस जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब इनट्रांसिटिव वर्ब के साथ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पे हम ट्रांसिटिव वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर आर मैनी ग्लासेस ऑन द टेबल, बहुत सारे ग्लासेस मेज़ पर हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा बहुत सारे, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, देयर आर मैनी ग्लासेस, बहुत से ग्लासेस हैं ऑन द टेबल, मेज़ पर। ठीक है, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसी तरह अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब
यानी जो सिंपल सेंटेंस है वो सब्जेक्ट और वर्ब पे मुश्तमिल होता है, यानी उसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है। वर्ब कौन सा? इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ होता है। और इसी तरह देयर आर वैरायटी ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, जैसे कि अ सब्जेक्ट इज़ यूजुअली अ नाउन दैट परफॉर्म्स एन एक्शन, यानी उस सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट होता है वो एक नाउन होता है आमतौर पर, जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, कोई काम कर रहा होता है। और वर्ब जो होता है वो यूजुअली द एक्शन ऑफ या बाय द सब्जेक्ट, यानी जो वर्ब है वो एक्शन होता है। वर्ब इज़ बेसिकली एन एक्शन वर्ड एंड एक्शन बाय डन बाय द सब्जेक्ट, ठीक है। यानी को जो सब्जेक्ट है वो उसको एक्शन कर रहा होता है, उसको हम वर्ब से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसी तरह ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज़ यूजुअली अ नाउन दैट रिसीव्स द एक्शन एंड यूजुअली फॉलो द वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो आमतौर पर एक्शन को वसूल करने वाला होता है, यानी जिस पे यानी काम हो रहा होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, एक्शन हो रहा होता है जिस पे, एंड यूजुअली फॉलो द वर्ब, ठीक है, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब्स नीड नो ऑब्जेक्ट्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग, फॉर एग्जांपल क्राई, रन, जंप, स्लीप एट्सेट्रा, ठीक है। यानी जो इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं उनके बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, और वो हमें यानी इंट्रांसिटिव वर्ब जो हैं वो ऑब्जेक्ट के बगैर ही हमें कंप्लीट मीनिंग देती हैं, ठीक है। जिस तरह क्राई, रन भागा, जंप छलांग लगाई, उछला, स्लीप सोया, यानी हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट के बगैर भी हमें मीनिंग पता चल रहे हैं कि उसने क्या काम किया है, ठीक है। तो ट्रांसिटिव वर्ब जो हैं वो नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, फॉर एग्जांपल कैच, लाइक, सी, मेक, ठीक है। यानी वो वर्ब जो ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो ऑब्जेक्ट के बगैर हमें मीनिंग क्लियर नहीं होता है, ठीक है, हमें मीनिंग पता नहीं चलता है ऑब्जेक्ट के बगैर। तो यहाँ पे हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब पैटर्न, सिंपल सेंटेंस जो हैं सब्जेक्ट इंट्रांसिटिव वर्ब पैटर्न, यानी सब्जेक्ट इंट्रांसिटिव पैटर्न में इज़ द सिंपलेस्ट सेंटेंस टाइप, जैसे अमजद स्नीज्ड, अमजद छींका, ठीक है, हमें पता चल गया सेंटेंस का मीनिंग जो है हमें क्लियर पता चल गया ऑब्जेक्ट के बगैर, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब यूज़ हुई है, ठीक है। इसी तरह एंजल्स एग्जिस्ट, फरिश्ते वजूद रखते हैं, तो ये भी हमें ऑब्जेक्ट के बगैर ही हमें पता चल गया, तो ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब है। इसी तरह शी रन्स, वो भागी, द ऑडियंस लाफ्स, यानी नाज़रीन हंसते हैं या सामीन हंसते हैं, ऑडियंस सामीन हंसते हैं, या बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, तो ये स्नीज्ड, एग्जिस्ट, रन्स, लाफ्स, फ्लाई, ये इनके वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चूज़ नहीं हुआ, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है और ऑब्जेक्ट के बगैर ही हमें मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस पैटर्न है, यानी इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का यूज़ हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। यस, ये सेकंड पैटर्न है सब्जेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब पैटर्न, यानी इसमें ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लाजमी आता है और ऑब्जेक्ट के बगैर हमें मीनिंग क्लियर नहीं होता है। जिस तरह द SVO पैटर्न इज़ द सिंपलेस्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप, इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट, ट्रांसिटिव वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाजमी इस्तेमाल में आएगा। जैसे यहाँ पे है फॉर एग्जांपल द बॉय हर्ल्ड स्टोन्स, ठीक है, हर्ल्ड मीन फेंके, लड़के ने पत्थर फेंके, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे द बॉय हर्ल्ड, तो हमारा मीनिंग क्लियर नहीं होगा, तो ये हर्ल्ड जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब है, तो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो लाजमी आना है, ठीक है। यानी लड़के ने फेंके, क्या फेंके? पत्थर, ठीक है। तो स्टोन जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट लाजमी ट्रांसिटिव वर्ब के बाद आएगा, ठीक है। इसी तरह सना ड्रॉप्ड, हमें मीनिंग क्लियर नहीं हुआ, सना ने गिरा दिया, क्या गिरा दिया? हर मोबाइल, अपना मोबाइल, ठीक है। सना ड्रॉप्ड हर मोबाइल, सना ने अपना मोबाइल गिरा दिया, तो जब तक ये मोबाइल जो है ये वो ऑब्जेक्ट है, तो
जो ट्रांसिटिव वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट लाजमी आएगा, ठीक है। इसी तरह अकील रीड्स अ बुक, अकील पढ़ता है, क्या पढ़ता है, अ बुक, ठीक है, एक किताब। तो ये रीड जो है ये ट्रांसिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाजमी आएगा। इसी तरह माई मदर बाइज आ केक, मेरी माँ खरीदती है, क्या खरीदती है, आ केक, ऑब्जेक्ट है केक, ठीक है, मेरी माँ एक केक खरीदती है। तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब पैटर्न है। अच्छा, यहाँ पे मेक 3 सिंपल सेंटेंसेस, ये हमारे पास एक्टिविटी है। मेक 3 सिंपल सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन यूजिंग ईच एस वी एंड एस यू पैटर्न इन योर नोटबुक, ठीक है, यानी सब्जेक्ट वर्ब इन ट्रांसिटिव वर्ब और सब्जेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने 3 सिंपल सेंटेंसेस राइट करने हैं, दोनों पैटर्न्स को फॉलो करते हुए। तो हम इस एक्टिविटी को देखते हैं, करते हैं। यस, यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस और यानी सब्जेक्ट इन ट्रांसिटिव वर्ब और सब्जेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने सेंटेंसेस राइट किए हैं। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट वर्ब पैटर्न है, सब्जेक्ट इन ट्रांसिटिव पैटर्न है, इन ट्रांसिटिव वर्ब पैटर्न है। शी लाफ्स, वो हंसती है, ठीक है। आई स्लीप, मैं सोता हूँ। दे वॉक, वो वॉक करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, इन ट्रांसिटिव वर्ब यूज़ किया गया है सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, सब्जेक्ट इन ट्रांसिटिव वर्ब को यूज़ करते हुए ये सेंटेंसेस बनाए गए हैं। यानी इनके बाद ऑब्जेक्ट ना भी लगे, ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा है, तो हमें मीनिंग जो है वो क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में देखिए, सब्जेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब पैटर्न, ठीक है, इसमें ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का लगना लाजमी है। शी ईट्स, वो खाती है, क्या खाती है, मैंगो, शी ईट्स मैंगो, शी ईट्स आ मैंगो, वो एक आम खाती है। अच्छा, आई रीड अ बुक, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, अ बुक, एक किताब, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, ठीक है। दे कट वेजिटेबल्स, वो काटते हैं, क्या काटते हैं, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, दे कट वेजिटेबल्स, ये सब्जेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब पैटर्न है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेंटेंस पैटर्न जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन रुमूज़ औक़ाफ़ को बोलते हैं, यानी जब हम बात करते हैं स्पीकिंग में, स्पीच में, तो हम कहीं रुकते हैं, कहीं थोड़ा पॉज करते हैं, कहीं यानी थोड़ा वक्फ़ा करते हैं, कहीं पे लंबा वक्फ़ा करते हैं, कहीं पे थोड़ा सा रुकते हैं। तो उसको हम यानी ये सांस के उतार चढ़ाव या बोलने के उतार चढ़ाव में जो हम बोल लेते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं कोई चीज़ तो वहाँ पे हम साइंस लगाते हैं, ठीक है। तो वो साइंस या सिंबल्स जो हैं वो राइटिंग में थोड़ा रुकने को या लंबा वक्फ़ा करने को या थोड़ा ये ना उसको ज़्यादा वक्फ़ा करने को साइंस यूज़ किए जाते हैं। और हर दफ़ा नया सेंटेंस जब यूज़ करते हैं तो क्या होगा, तो वो ये सारी जो साइंस हैं या जो मार्क्स हैं वो पंक्चुएशन में हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं पंक्चुएशन में कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स जो हैं ये पंक्चुएशन में जब भी हम कोई सेंटेंस या पैराग्राफ या पैसेज राइट करते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है, और नंबर 2 पे प्रॉपर नाउन जो है वो उसको कैपिटल लेटर से राइट करते हैं। और जो यानी प्रोवर्ब्स हैं या कह लें कि स्टोरीज़ के एंड पे जो मोरल दिया गया होता है उसको हम कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल लेटर्स पंक्चुएशन में ये देखा जाता है, ठीक है। ग्रामेटिकली तौर पर इसका बहुत कह लें कि इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। अच्छा, ऑलवेज यूज़ कैपिटल लेटर्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल होता है, जैसे कि बॉयज़ आर प्लेइंग विद क्ले, यानी बॉयज़ का, यानी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है बॉयज़ से तो बी जो है वो कैपिटल होगा, बॉयज़ का बी कैपिटल होगा। द फर्स्ट वर्ड इन अ कोटेशन, यानी कोटेशन का जो फर्स्ट वर्ड है वो उसका जो लेटर है वो कैपिटल होगा, जैसे
फॉक्स सेड, फॉक्स का F कैपिटल है, ग्रेप्स आर श्योर, ग्रेप्स का G कैपिटल है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह द इनिशियल ऑफ पीपल्स फर्स्ट एंड लास्ट नेम्स, ठीक है, यानी जो फर्स्ट और लास्ट नेम है वो उनके जो लेटर हैं वो कैपिटल होते हैं। जिस तरह कायद आज़म, कायद फर्स्ट नेम है तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा Q, और आज़म, आज़म वो लास्ट नेम है तो लास्ट नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो भी कैपिटल होगा A, ठीक है। इसी तरह यानी जो इनिशियल और लास्ट जो नेम है वो उनके लेटर जो हैं वो कैपिटल होते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, एंड द ग्रीटिंग्स एंड क्लोजिंग इन लेटर्स, यानी लेटर्स की क्लोजिंग में यानी इख्तिताम पर और तस्लीमात में यानी अदाब में वहाँ पे कैपिटल लेटर्स राइट किए जाते हैं, जैसे डियर आयशा, डियर मदर, तो यहाँ पे डियर का D कैपिटल है, आयशा का A कैपिटल है, या डियर फ्रेंड भी लिखेंगे तो F कैपिटल होगा, ठीक है। इसी तरह एंडिंग जो है योर ट्रूली, योर्स ट्रूली, तो योर्स का U कैपिटल है और ट्रूली का T कैपिटल है, ठीक है। इसी तरह द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन्स, यानी जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनके जो फर्स्ट लेटर होते हैं वो कैपिटल होते हैं, जैसे मीनार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान में M, पाकिस्तान का P, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और इसी तरह स्टैचू जो है वो S जो है वो कैपिटल होगा और लिबर्टी का L कैपिटल होगा। यूनाइटेड नेशंस ये प्रॉपर नाउन है तो ये U और N जो है वो कैपिटल होंगे, ठीक है, यानी प्रॉपर नाउन के फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होंगे। इसी तरह द टाइटल ऑफ स्टोरीज, मूवीज, शोज एंड गेम्स जो हैं गेम शोज़ वो कैपिटल होंगे, ठीक है। फॉक्स एंड द ग्रेप्स, ठीक है, टाइटल जो हैं वो कैपिटल होंगे, ठीक है। फॉक्स एंड ग्रेप्स, फॉक्स यानी F कैपिटल एंड ग्रेप्स, ग्रेप्स का G कैपिटल, ठीक है, यानी जो टाइटल हैं स्टोरीज़ के टाइटल हैं वो कैपिटल होंगे। इसी तरह टॉम एंड जेरी, टॉम जो है ये यानी कार्टून शो है या गेम शो है जो भी या मूवी है तो उनके लेटर फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होंगे, ठीक है। टॉम, टॉम का T कैपिटल, जेरी का J कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल लेटर्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक्टिविटी है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, री राइट दैम इन योर नोटबुक बाय यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो हमने कैपिटलाइजेशन को यूज़ करते हुए और जो पंक्चुएशन मार्क हैं वो हमने यूज़ करने हैं। यहाँ पे सना लिव्स इन दुबई, ठीक है, तो सना का पहले एक तो ये पर्टिकुलर नेम है यानी प्रॉपर नाउन है तो इसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होगा और दूसरा सेंटेंस भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये कैपिटल होगा। और दुबई, दुबई पर्टिकुलर प्लेस है तो ये इसका D कैपिटल होगा और एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह वी वेंट टू सऊदी अरेबिया टू परफॉर्म हज लास्ट ईयर, ठीक है, हम पिछले साल सऊदी अरब हज अदा करने गए, तो यहाँ पे वी का जो W है वो कैपिटल होगा क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। सऊदी अरेबिया एक पर्टिकुलर प्लेस है तो ये प्रॉपर नाउन है तो इसका भी कैपिटल होगा SA, ठीक है, सऊदी का S और अरब का A, सऊदी अरेबिया। टू परफॉर्म हज, हज भी एक पर्टिकुलर थिंग है यानी एक कह लें कि फ्रीज़ा अदा करना है, एक्शन एक पर्टिकुलर टास्क है तो ये इसका भी कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस है, टुडे माय मदर विल बेक पैनकेक्स फॉर माय फ्रेंड्स, ठीक है, आज मेरी माँ, मेरी मदर मेरे दोस्तों के लिए पैनकेक बनाएगी, ठीक है। तो जो सेंटेंस स्टार्ट करेंगे वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। टुडे का T कैपिटल होगा, टुडे माय मदर विल बेक पैनकेक्स फॉर माय फ्रेंड्स और एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस है, अहमद वेंट टू बादशाही मस्जिद विद हिज स्कूल ट्रिप, ठीक है, यानी अहमद अपने स्कूल ट्रिप के साथ बादशाही मस्जिद गया, तो अहमद पर्टिकुलर पर्सन है इसका ये कैपिटल होगा और दूसरा सेंटेंस भी स्टार्ट इसी से हो रहा है तो ये लाजमी कैपिटल ही होगा। अच्छा वेंट टू बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद पर्टिकुलर प्लेस है तो इसका बादशाही का B कैपिटल होगा, मस्जिद का M कैपिटल होगा। वेंट विद हिज स्कूल ट्रिप
और एंड पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह आई विल विज़िट टर्की इन माई क्रिसमस हॉलीडेज़। मैं जाऊँगा, आई विल विज़िट, मैं सैर के लिए जाऊँगा, टर्की की सैर के लिए जाऊँगा। तो आई जो है वो कैपिटल है, इसको आई जो है वो जो प्रोनाउन है वो अगर सेंटेंस के बीच में भी आता है तो भी कैपिटल होगा, और अगर सेंटेंस के शुरू में आ रहा है तब भी कैपिटल ही होगा, ठीक है। और टर्की एक पर्टिकुलर प्लेस है, कंट्री है, तो इसका टी कैपिटल होगा। क्रिसमस एक पर्टिकुलर इवेंट है तो इसका भी सी कैपिटल होगा, ठीक है। और एंड पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। तो ये कैपिटलाइजेशन और फुल स्टॉप के बारे में आज आपको यानी पंक्चुएशन के बारे में पता चला है। और आज हमारा जो वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हुआ, और इंशाल्लाह वी विल डू द राइटिंग स्किल पार्ट टुमारो इंशाल्लाह। एंड if you have learned something useful from this video, vocabulary and grammar part, so please subscribe and like, share and कमेंट द वीडियो एंड अच्छा सा कमेंट कर दें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and don't forget to press the bell icon button so you will never get you will never miss the notification of new video. And remembers me in your prayer so you may get success in every field of life. Allah Hafiz. See you soon in the next video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिट 1 क्लास 6। यहाँ पे हम उसकी यूनिट 1 की एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो देखेंगे। सबसे पहले फिल द माइंड मैप अबाउट हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द हेडिंग विल हेल्प यू। यहाँ पे एक माइंड मैप दिया गया है और उसमें जो हेडिंग्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी इस टॉपिक पे राइट करने के लिए, ठीक है। तो टॉपिक है राइट करने के लिए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मोहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। अच्छा, सबसे पहले देखें प्लेस ऑफ बर्थ, यानी यहाँ पे आप उनकी बर्थ प्लेस के बारे में राइट करेंगे। फैमिली, और फैमिली के बारे में राइट करेंगे। करियर है, चाइल्डहुड लाइफ है, फिर करियर है, फिर क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक माइंड मैप होता है, यानी पहले से हमने उसका टॉपिक लिखना है, फिर उसके जितने भी उसकी जो कह लें आप उनके बारे में लिखना चाहते हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, यानी आप उसके बर्थ, दूसरा जो भी आपके जहन में पॉइंट्स हैं, आप उन पॉइंट्स को आप यहाँ पे राइट करेंगे और फिर उनके बारे में आप जो रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आप राइट करेंगे, ठीक है। यानी सपोर्टिंग जो डिटेल है वो राइट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम ये इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं और राइट करते हैं अ पैसेज ऑन द टॉपिक ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यस, यहाँ पे उसी माइंड मैप को फॉलो करते हुए यहाँ पे हम राइट करेंगे अ पैसेज ऑन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले प्लेस ऑफ बर्थ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न इन मक्का, यानी मक्का में पैदा हुए। आप सल्लम मक्का में पैदा हुए। और फैमिली से रिलेटेड हम सपोर्टिंग डिटेल करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वाज बॉर्न इन हाशिम ट्राइब। हज़रत मोहम्मद सल्लम हाशिम के कबीले में पैदा हुए। हिज फादर नेम इज़ हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और ही वाज डाइड, वो वफ़ात पा गए थे बिफोर हिज बर्थ, आपकी पैदाइश से पहले। ठीक है, आप यानी आपके वालिद साहब आपकी पैदाइश से पहले वफ़ात पा गए। हिज मदर नेम इज़ हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और आपकी वालदा का नाम हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। शी वाज डाइड, आप वफ़ात पा गई थी व्हेन ही वाज ओनली 6 years old, जब आप सिर्फ 6 साल के थे। देन ही वाज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंडफादर, और फिर आप अपने यानी आपको आपके दादा ने परवरिश की आपकी। हिज ग्रैंडफादर नेम इज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, आपके दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है। ही वाज 10, आप 10 साल के थे व्हेन हिज ग्रैंडफादर वाज डेड, जब आपके दादा भी वफ़ात पा गए। देन हिज अंकल हज़रत अबू तालिब, फिर आपके चचा हज़रत अबू तालिब टुक केयर ऑफ़ हिम, आपकी निगहदाश्त की या आपको पाला। ठीक है, फिर यानी दादा की वफ़ात के बाद आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने आपको पाला। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है चाइल्डहुड लाइफ। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड लाइफ इन द विलेज विद हज़रत हलीमा सादिया, यानी आपने अपना बचपन हज़रत हलीमा सादिया जो कि दाया थीं और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गई थी, आपने अपनी ज़िंदगी हज़रत हलीमा सादिया के साथ उनके गांव में गुजारी। अच्छा नेक्स्ट है करियर यानी कि उनका जो कह लें कि फ्यूचर जो प्लानिंग थी या जो उनकी मुस्तकबिल का माशी मंसूबा था वो क्या था। ही वाज अ सक्सेसफुल ट्रेडर, वो एक कामयाब ताजिर थे। ही वर्क विद ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस, आपने सच्चाई और ईमानदारी के साथ अमानतदारी के साथ काम किया। एंड सून अर्नड अ गुड रेपुटेशन, और जल्द ही अच्छा नाम कमाया या अच्छी शोहरत कमाई। ठीक है, ये करियर के हवाले से हो गया। और क्वालिटीज़, ही पोजेस्ड एग्जाम्पलरी क्वालिटीज़ ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्थीनेस, यानी आप में ईमानदारी और दयानतदारी की मिसाली खूबियाँ थीं। और ही वॉज नॉन एज अल सादिक एंड अल अमीन इन हिज यंग एज, आप अपनी जवानी में अल सादिक और अल अमीन के नाम से मशहूर थे या जाने जाते थे। ठीक है, अल सादिक का मतलब होता है सच्चे, और अल अमीन यानी अमानतदार के नाम से जाने जाते थे। अच्छा, ये तो हमारा पैराग्राफ हो गया, और हमने माइंड मैप को फॉलो करते हुए हमने ये एक पैराग्राफ राइट किया है। अच्छा, पैसेज राइट किया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट राइटिंग स्किल में क्या एक्टिविटी है। यस, यहाँ पे पैराग्राफ के बारे में बताया हुआ है कि पैराग्राफ राइट करते हुए सबसे जो टॉपर जो सेंटेंस होता है, जो सबसे फर्स्ट सेंटेंस होता है टॉपिक सेंटेंस, उसको बोलते हैं द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ इज कॉल्ड अ टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, यानी जो पैराग्राफ का मेन आइडिया है वो जो टॉपिक सेंटेंस होगा वो उसमें मेन आइडिया बयान किया गया होगा पैराग्राफ का। ठीक है, और जो बाकी के यानी उस टॉपिक सेंटेंस से जो निचले पैराग्राफ में जो निचले सेंटेंसेस हैं, जो बाकी सारे सेंटेंसेस हैं वो सपोर्टिंग डिटेल्स होंगे। ठीक है, यानी उसको उस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे होंगे। द सेंटेंसेस विच सपोर्ट्स द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ आर कॉल्ड सपोर्टिंग सेंटेंसेस। ठीक है, यानी वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस को जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं वो टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखें टॉपिक सेंटेंस है व्हाट इज़ द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, यानी आपके ज़िंदगी का सबसे फ़ख्रिया लम्हा कौन सा है। ठीक है, तो उसकी सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो उसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं वो क्या हैं। हाउ डिड योर फैमिली एंड फ्रेंड्स रिएक्ट टू योर proudest moment, and how do you feel when you remember that day of your life। ठीक है, यानी आपके दोस्तों और फैमिली ने, ख़ानदान वालों ने आपके इस फ़ख्रिया लम्हे पर कैसा रिएक्ट किया था, कैसा रद्द अमल दिया था, और हाउ डू यू फील व्हेन यू रिमेंबर दैट डे ऑफ योर लाइफ, और आपने अपनी ज़िंदगी के इस मौका पर या इस दिन
आप व्हेन यू रिमेंबर, और जब आप इसको ज़िंदगी के दिन को याद करते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से यानी टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग सेंटेंसेस के बारे में आपको यानी नाउ हाउ हुई है। और अब इसके बारे में, इसी के बारे में एक एक्टिविटी है, राइट अ पैराग्राफ of 9-10 lines about प्राउड मोमेंट इन योर लाइफ, यानी अपनी ज़िंदगी के फ़ख्रिया लम्हे के बारे में आपने 9-10 लाइन्स राइट करनी है। फर्स्ट राइट द टॉपिक सेंटेंस, देन चूज सपोर्टिंग डिटेल्स टू मेक इट इंटरेस्टिंग। पहले टॉपिक सेंटेंस राइट करना है और फिर उस जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं उनको ऐड करना है उसको इंटरेस्टिंग बनाने में। पंक्चुएट एंड कैपिटलाइज द टेक्स्ट प्रॉपरली, और जो रिटर्न मटेरियल होगा उसको पंक्चुएट भी करना है और कैपिटलाइज करना है, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट है रोल प्ले द डायलॉग इन योर क्लासरूम, मेक पोलाइट रिक्वेस्ट एंड आल्सो यूज अनवर्बल क्यूज, नॉन वर्बल क्यूज। अच्छा, यहाँ पे ये दूसरी एक एक्टिविटी है, यानी आप क्लास में रिक्वेस्ट को आप यानी डायलॉग के थ्रू एक रोल प्ले करेंगे और आपस में कन्वर्सेशन करेंगे एक डायलॉग के ज़रिए, ठीक है, रोल प्ले करेंगे। तो ये एक्टिविटी है यू हैव डन टू योर सेल्फ। एंड यहाँ पे एक जो पैराग्राफ राइट करना है वो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, पैराग्राफ ऑन द टॉपिक ऑफ अ प्राउड मोमेंट इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का फ़ख्रिया लम्हा या फ़ख्र वाला लम्हा। इट वॉज अ प्राउड मोमेंट इन माई लाइफ व्हेन आई हेल्प द पुअर विडो। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे फ़ख्र वाला लम्हा था, वक्त था जब मैंने एक गरीब बेवा की मदद की, ठीक है। ये तो हो गया टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है, वो मेन आइडिया होता है उस पैराग्राफ का। तो अब इसी पैराग्राफ को सपोर्टिंग डिटेल्स जो हैं वो बाकी के जो सेंटेंसेस हैं, सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो हैं वो इसको सपोर्ट करेंगे। सो लेट्स ऑन। शी हैड 4 किड्स, उसके 4 बच्चे थे। एंड दे वांटेड टू बाय न्यू क्लॉथ्स फॉर ईद, और वो ईद के लिए नए कपड़े ख़रीदना चाहते थे। दे वर इंसिस्टिंग हर टू बाय न्यू क्लॉथ्स फॉर देम, वो इसरार कर रहे थे, ज़िद कर रहे थे कि उनके लिए नए कपड़े ख़रीदे जाएं। अपनी माँ से ज़िद कर रहे थे कि वो उनके लिए नए कपड़े ख़रीदे। बट शी हैड नो मनी, लेकिन उसके पास मनी रकम नहीं थी, पैसे नहीं थे। शी वॉज स्टैंडिंग विद ग्लूमी फेस, वो बड़े उदास चेहरे के साथ खड़ी थी, यानी बहुत उदास दिखाई दे रही थी, उदास खड़ी थी। शी वॉज डेस्परेट, और वो बहुत मायूस थी। शी सेटिस्फाइड दैम बाय सेइंग दैट, वो उन्हें मुतमिन कर रही थी ये कहते हुए दैट कि शी वुड बाय ड्रेसेस फ्रॉम फॉर दैम, कि वो उनके लिए ड्रेसेस यानी कपड़े ख़रीदेगी नेक्स्ट ईयर, अगले साल, व्हेन शी वुड हैव इनफ मनी, जब उसके पास काफ़ी रकम होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट, आई कुड नॉट बियर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, टू सी, देख कर, ये देखते हुए, दैट पैथेटिक सीन, ये यानी एक दर्दनाक मंजर देखते हुए मैं इसे बर्दाश्त ना कर सका। सो आई डिसाइडेड, बस मैंने फ़ैसला किया, टू हेल्प हर, उसकी मदद करने के लिए। आई बॉट सम न्यू ड्रेसेस, मैंने कुछ नए कपड़े ख़रीदे। एंड हैड सम ग्रोसरी, और कुछ ग्रोसरी की यानी खुश्क राशन लिया। फॉर देम, उनके लिए, और उनके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें ली। आई गेव दोज थिंग्स, मैंने उन्हें वो चीज़ें दी। टू दैम, यानी उनको दी, उनको वो चीज़ें दी। दे वर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे। दे वर स्माइलिंग, वो बहुत यानी वो मुस्कुरा रहे थे। देयर आइज़ वर शाइनिंग विद हैप्पीनेस, उनकी आइज़ यानी उनकी आँखें खुशी के साथ चमक रही थीं। टू सी देम हैप्पी, उन्हें खुश देखते हुए। आई फेल्ट प्राउड, मैंने फ़ख्र महसूस किया। एट दैट मोमेंट, उस लम्हे। दैट आई कुड बी एबल टू हेल्प दैम, कि मैं उनके काम आने के काबिल हो सका हूँ, ठीक है, कि मैं उनकी मदद करने के काबिल हो सका हूँ। माई हार्ट वाज सो कंटेंटेड, मेरा दिल बहुत ज़्यादा मुतमिन था, ठीक है। तो ये एक पैराग्राफ हो गया। और ये हमारा जो आज फर्स्ट यूनिट है
सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ये यूनिट कंप्लीट हुआ है। और इसकी एक्सरसाइज हमने ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग और ये लास्ट पार्ट था राइटिंग स्किल, ये भी हमारा फिनिश हो गया और ये हमने कर लिया। और अगर आपने इस वीडियो से सीखा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, लाइक के बटन को टच कर लिया करें और अच्छा सा कमेंट कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ subscribe my channel and don't forget to press the bell icon button so that you will never miss the new notification of new lesson. Remember me in your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.